नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। साथियों, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ रियासत के बीच के संबंधों के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के चौहानों के बीच में संबंध। ये टॉपिक एग्जाम्स में एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक रहा है और कई सारे सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं हमीर देव चौहान को लेके, साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी को लेके। तो इसीलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसके ऊपर वीडियो बनाई गई है कि रणथंभौर के साथ में रणथंभौर के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध किस प्रकार के थे। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1206 ईस्वी में, और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश ने की थी, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम था। ठीक है, उसके बाद अगर हम रणथंभौर के चौहानों की बात करें तो साथियों, रणथंभौर के जो चौहान थे इनका संबंध अजमेर के साथ में होता है। संबंध किस प्रकार का था कि रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना करने वाले जो शासक थे उसका नाम था गोविंदराज, और ये जो गोविंदराज थे ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, उस युद्ध के बाद में क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वो युद्ध हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी उस युद्ध को जीत लेता है, तो उस जीत के साथ ही अजमेर के ऊपर मोहम्मद गोरी का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, और मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि अजमेर का शासक बना दिया गोविंदराज को, और गोविंदराज कौन है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। तो आज हम इन्हीं संबंधों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं गोविंदराज के साथ में। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि भाई रणथंभौर में चौहान शासन की स्थापना किसने की थी। तो रणथंभौर में चौहान शासन की स्थापना करने वाले शासक का नाम था गोविंदराज। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यही हमारी पहली लाइन है और यही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल को पूछा गया है कि भाई रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने, और गोविंदराज कौन है, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। ठीक है, रणथंभौर से पहले ये कहां के शासक थे, तो रणथंभौर से पहले ये अजमेर के शासक थे, और अजमेर का शासन इन्हें मोहम्मद गोरी ने दिया था। कब दिया था, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में। और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। तराइन के दो युद्ध होते हैं, 1191 और 1192, यानी 1191 और दूसरा 1192 में। पहले वाले का रिजल्ट ये रहता है कि मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं। लेकिन अगले ही साल जब मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, और इस तरीके से तराइन के दूसरे युद्ध का जो रिजल्ट था या जो निर्णय था वो मोहम्मद गोरी के पक्ष में चला जाता है। और उसके बाद में अजमेर के चौहान वंश जो थे, अजमेर की जो शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर मोहम्मद गोरी के हाथ में आ जाती है, और वो गोविंदराज को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो गोविंदराज ने क्या किया, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी, और यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। ठीक है, किसे इन्हें अजमेर का शासक नियुक्त किया था, तो मोहम्मद गोरी ने इनको, किसे, गोविंदराज को अजमेर का शासक नियुक्त किया था। 2 पॉइंट्स क्लियर है। तीसरी चीज, अब अजमेर से रणथंभौर कैसे आएगी, उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, ये जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या करता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके शासनकाल की बात करें तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक होता है। इसने क्या किया, गोविंदराज से अजमेर राज्य ले लिया, और अजमेर राज्य लेने के बाद में इसी ने गोविंदराज को कौन सा राज्य दे दिया, रणथंभौर। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज से अजमेर का राज्य लेके बदले में उसे रणथंभौर का राज्य दे दिया था, और इसी के चलते रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने। ठीक है, गोविंदराज के बाद में कई सारे शासक बनते हैं, और क्रम से अगर हम बात करें तो गोविंदराज के बाद में जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम था वलनदेव, फिर प्रहलादन और फिर वीर नारायण। तो वही लिखा है, गोविंदराज के उत्तराधिकारियों की अगर बात करें तो वलनदेव, प्रहलादन और वीर नारायण, ये इनका सीक्वेंस है। ठीक है ना, गोविंदराज के बाद में वलनदेव, फिर प्रहलादन और फिर वीर नारायण।
वीर नारायण की अगर हम बात करें तो साथियों, वीर नारायण जो थे, इनके समय में दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वीर नारायण के समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का के बाद में जो है वो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और लगभग 1236 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाले हुए था। ठीक है, तो वीर नारायण का जो समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिस कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, वो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा होता है वो होता है इल्तुतमिश के समय में। ठीक है ना, कुतुब मीनार जिसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत थे उनके याद में। तो याद रखेंगे, ये पॉइंट्स मैं जरूर बता रहा हूं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, साथ ही साथ पर हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। क्यों था? तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भले ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, लेकिन वो लाहौर से ही अपना राजपाट चलाता था और वो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, तो इस दास्ता से भी उसने अपने आप को जल्दी से मुक्त किया नहीं था। लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला इल्तुतमिश है और उसको मजबूत करने वाला, दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने वाला भी इल्तुतमिश है, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर यह सवाल भी पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था, जबकि उसकी नींव कब रखी गई थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी याद में। ठीक है, तो ये कई सारे सवाल हो गए। इल्तुतमिश का समकालीन रणथंभौर का शासक कौन था? तो भैया इल्तुतमिश का समकालीन रणथंभौर का शासक था वीर नारायण। तो वीर नारायण का समकालीन इल्तुतमिश है, शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी है। इस समय क्या होता है? तो इल्तुतमिश ने क्या किया? रणथंभौर के ऊपर अटैक किया था। ठीक है ना, वीर नारायण जब रणथंभौर का शासक था उस समय इल्तुतमिश ने रणथंभौर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इस अटैक को फेल कर दिया था। किसने? वीर नारायण ने। ठीक है, तो वीर नारायण ने बड़ी सफलतापूर्वक इल्तुतमिश का सामना किया था और इल्तुतमिश को इसमें पराजय भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि खुद वीर नारायण जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे इल्तुतमिश के साथ संघर्ष में। तो पहली चीज गोविंदराज जो कि संस्थापक है रणथंभौर के चौहान शाखा के। दूसरी चीज वीर नारायण समकालीन थे इल्तुतमिश के और इल्तुतमिश ने अटैक किया रणथंभौर के ऊपर वीर नारायण के समय में। दोनों में एक घमासान युद्ध होता है, उस युद्ध में इल्तुतमिश को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इसी युद्ध में घायल होने की वजह से वीर नारायण की वीरगति हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है या उनका देहांत हो जाता है। तो यहां तक याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाघभट्ट और जैत्र सिंह, हम लोग बात करने वाले हैं वाघभट्ट और जैत्र सिंह की। तो वीर नारायण के बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम था वाघभट्ट। ठीक है ना, वाघभट्ट कब शासक बनता है? वीर नारायण के बाद में, क्योंकि वीर नारायण तो इल्तुतमिश के साथ जो रणथंभौर को लेकर संघर्ष हुआ था उसमें उसका देहांत हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में वाघभट्ट अगला शासक बनता है। अब वाघभट्ट की बात करें तो इसके समय में दिल्ली सल्तनत का समकालीन शासक कौन था? यानी जब वाघभट्ट रणथंभौर का शासक था उस समय दिल्ली में दिल्ली में कौन शासक था? तो साथियों उस समय दिल्ली में शासन था रजिया का। ठीक है, और रजिया कौन है? तो रजिया थी इल्तुतमिश की बेटी। कहते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही ग्वालियर जब उसने जीत लिया था, ग्वालियर अभियान के बाद में इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्यों घोषित कर दिया था? क्योंकि उसे अपनी बेटी की योग्यता के ऊपर भरोसा था। ठीक है, उस योग्यता के चलते और जो उसके अंदर गुण थे उसी के उन गुणों ने और उस योग्यता ने इल्तुतमिश को प्रभावित किया, जिसके चलते इल्तुतमिश ने जीते जी ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में ये पहली महिला है जो सुल्तान बनती है। तो ये भी याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासन काल में पहली महिला सुल्तान कौन बनी थी? तो दिल्ली सल्तनत के शासन काल में पहली महिला सुल्तान बनती है सुल्तान रजिया, और ये किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की। और ये कब शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत की? तो भाई साहब ये बनती है 1236 में। ठीक है, 1236 से 1240 तक इसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। और जिस तरीके से
मतलब जब ये शासिका बनी तो इसने वही व्यवहार किया जैसा पुरुष करते थे, ठीक है, क्योंकि पहली महिला शासिका थी। तो उस दौर की अगर बात करें तो पर्दा प्रथा भी थी, तो पर्दा प्रथा को इसने साइड कर दिया। पुरुषों के समान इसने कोट पहनना शुरू कर दिया, सिर के ऊपर जो टोपी होती है उसको पहनना शुरू कर दिया, हाथी पे बैठ के ये निकलती थी, दरबारी सारी राजनीति में जो भी गतिविधियां होती थी उसमें डट के भाग लेती थी। और यही कारण था कि दरबार के अंदर, रजिया के दरबार में दो गुट बन गए थे। एक गुट ऐसा था जो रजिया का समर्थक था, जिसको लगता था कि भाई विलक्षण प्रतिभा वाली महिला है जो हमारी सुल्तान है, तो उस गुट ने रजिया को सपोर्ट किया था। वहीं पे एक गुट जो था वो इसका अपोनेंट था, जो नहीं चाहता था कि कोई महिला सुल्तान की गद्दी पे बैठे और वो उनके ऊपर हुक्म चलाए। तो रजिया समर्थक और रजिया के अपोनेंट, ये दो गुट बन जाते हैं रजिया के दरबार में, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई रणथंभौर के साथ इनका क्या है। तो वीर नारायण के बाद में वाघभट शासक बनता है। वाघभट की के समय दिल्ली सल्तनत की शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और जिसने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली की राज व्यवस्था, राजपाट या प्रशासन को संभाला था, ठीक है। अब कहते हैं कि वे इसी के शासनकाल में, रजिया के शासनकाल में भी रणथंभौर के ऊपर अटैक हुआ था। और ये अटैक किसने किया? तो रजिया के जो ऑफिशियल्स थे, जो नोबल्स थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने रजिया के कहने पे रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। तो उनका नाम क्या था? तो देख लेते हैं एक बार। वाघभट के समय दिल्ली की सुल्तान रजिया, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसको खुद इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये बात मैंने आपको बताई। शासनकाल 1236 से 1240 था, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं वाघभट के समय क्या हुआ। रजिया दिल्ली के सुल्तान है और रजिया के जो ऑफिशियल थे, जो नोबिलिटी थी, उनमें से मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी, इन्होंने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के समय भी जो संबंध थे वो संघर्षपूर्ण थे रणथंभौर के साथ, रणथंभौर के दिल्ली सल्तनत के साथ। और रजिया के समय भी रणथंभौर के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध कैसे हैं? संघर्षपूर्ण है। फिर कहा जाता है कि ये जो वाघभट है, वाघभट के बाद में जो अगला शासक बनता है रणथंभौर का, तो वो बनते हैं जैत्र सिंह, जिनको जय सिंह भी कहा जाता है और जयसीमा भी कहा जाता है। तो एक बार सीक्वेंस थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे पहले शासक कौन बने जिन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की? तो भाई उनका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज के बाद में वलनदेव, वलनदेव के बाद में प्रहलादन, प्रहलादन के बाद में वीर नारायण, वीर नारायण के बाद में वाघभट, वाघभट के बाद में जैत्र सिंह और जैत्र सिंह के बाद में हमीरदेव चौहान, ठीक है। तो ये शासक बनते हैं रणथंभौर के। ये सीक्वेंस भी हमें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस को लेके भी अक्सर एग्जाम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं और खुल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि भाई रणथंभौर के चौहानों में सबसे अहम जो है वो हमीरदेव चौहान है, इसलिए हम उस सीक्वेंस को याद नहीं करते हैं, वो क्रम हमें याद रहना जरूरी है। तो क्रम क्या है कि भाई सबसे पहले गोविंदराज, गोविंदराज के बाद वलनदेव, फिर प्रहलादन, फिर वीर नारायण, उसके बाद में वाघभट, फिर जैत्र सिंह और फिर हमीरदेव चौहान, ठीक है। तो वाघभट के बाद में शासक कौन बनता है? तो भाई वो बनते हैं जैत्र सिंह, ठीक है। जैत्र सिंह को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था, कई जगह जय सिंह लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह जयसीमा लिखा हुआ मिलेगा। और जो जयसिंह थे, जयसिंह का एक लंबा शासनकाल था। जयसिंह ने लगभग, या जैत्र सिंह ने लगभग 32 साल तक रणथंभौर में शासन चलाया था। लेकिन जैत्र सिंह ने अपने जीते जी अपने तीसरे पुत्र, जिनका नाम था हमीरदेव, उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कारण क्या था? तो कारण यही था साथियों कि हमीरदेव जो थे वो विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, ठीक है, या विलक्षण प्रतिभा वाले राजकुमार थे रणथंभौर के। तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके गुणों को देखते हुए, उनकी वीरता और साहस को देखते हुए जैत्र सिंह ने अपने जीते जी ही हमीरदेव चौहान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, ठीक है। जबकि ये हमीर के ये ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, जबकि तीसरे नंबर के पुत्र थे। तो रणथंभौर का शासक बना दिया जैत्र सिंह ने किसे? हमीरदेव चौहान को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे अहम चीज, हमीरदेव चौहान के बारे में, ठीक है। तो हमीरदेव की योग्यता देखी किसने? तो भाई हमीरदेव की योग्यता देखी थी जैत्र सिंह ने, उनके पिता ने, ठीक है। उनकी योग्यता को देख के जैत्र सिंह, जय सिंह या जयसीमा ने हमीर को क्या किया? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हमीर के शासनकाल की बात करें साथियों, तो हमीर का जो शासनकाल था वो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक था। 1282 में ये रणथंभौर के शासक बनते हैं और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो संघर्ष होता है रणथंभौर को लेके, उसमें इन्हें
वीरगति प्राप्त होती है, उसके बाद इनकी शासन व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो हमीर देव की अगर बात करें तो इनका शासनकाल 1282 से लेके 1301 ईस्वी तक था। अब इसी दौर में अगर हम ये देखें कि दिल्ली सल्तनत में क्या हो रहा है, तो 1282 से 1301 का अगर दौर देखें और मुख्य जो शक्तिशाली सुल्तान रहे दिल्ली के, उनकी अगर बात करें तो हमीर देव के समकालीन जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनमें एक तो था बलबन, गयासुद्दीन बलबन जिसे कहा जाता है, अपने आप में शक्तिशाली सुल्तान था, ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। और उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, 1290 ईस्वी में। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अगला सुल्तान बनता है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1296 में ये अपने चाचा की हत्या करके, इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। तो मुख्यतः जो शक्तिशाली सुल्तान थे हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली में, तो उनमें बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम आता है। मुख्यतः अगर हम आक्रमणों की बात करें, संघर्ष की बात करें, तो रणथंभौर का असली संघर्ष होता है खिलजी वंश के साथ में, ठीक है, हमीर देव चौहान का असली संघर्ष होता है खिलजी वंश के साथ में। हमीर देव का जलालुद्दीन खिलजी के साथ भी जबरदस्त टकराव होता है और अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी जबरदस्त टकराव होता है। तो उसी चीज को अभी हम देखने वाले हैं कि हमीर के समकालीन शासक दिल्ली के कौन कौन थे। तो भाई एक तो बलबन था, बलबन गुलाम वंश का शासक है। फिर जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की नींव रखी थी 1290 ईस्वी में, और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। तो ये तीन शासक थे हमीर देव चौहान के समकालीन। चलिए ठीक है, बलबन के बारे में बता चुका हूं, गुलाम वंश का शासक था। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश के शासक थे, ठीक है। तो शासक बनते ही कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने अपनी विलक्षण प्रतिभा को दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने दिग्विजय और विस्तार की नीति को शुरू किया था। दिग्विजय और विस्तार की नीति कहने का क्या मतलब है साथियों, कि भाई जो उत्तर पश्चिम के राजपूत शासक थे, उन सारे के सारे राजपूत शासकों को जीतने का काम किया था किसने? हमीर देव चौहान ने, ठीक है। तो जैसे ही 1282 में हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद ही उन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा, अपने साहस, अपने योग्यता, इसको प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और कैसे शुरू किया? तो भाई इन्होंने दिग्विजय की नीति शुरू की, यानी अपने आस पड़ोस के जितने क्षेत्र थे उनको जीतने के लिए नीति शुरू की ताकि रणथंभौर का विस्तार किया जा सके, ठीक है। तो दिग्विजय की नीति इन्होंने शुरू की और इस नीति के तहत क्या हुआ उस चीज को भी हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले इन्होंने किसे हराया था। तो हमीर की दिग्विजय की नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ कि भाई जो उत्तर पश्चिम के राजपूत शासक थे, उन राजपूत शासकों को जीतने का काम किया था हमीर देव चौहान ने, ठीक है। और शुरुआत कहां से की थी? तो शुरुआत की थी भीमरस से। भीमरस के शासक थे और उनका नाम था अर्जुन। तो सबसे पहले किसे हराया? तो सबसे पहले अर्जुन को हराया था, ठीक है। जब हमीर ने दिग्विजय की नीति शुरू की तो उसका मकसद, उसका उद्देश्य क्या था? उस नीति का मकसद और उसका उद्देश्य ये था कि वे रणथंभौर के आसपास जितने भी दूसरे राजपूत शासक हैं उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवानी है या फिर उन्हें जीत लेना है, ठीक है, ताकि रणथंभौर को एक मजबूत रियासत के तौर पे, राजपूत रियासत के तौर पे स्थापित किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? शुरुआत की और इन्होंने अर्जुन को हराया। अर्जुन कौन है? तो अर्जुन शासक था भीमरस का। तो सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को हराया किसने? हमीर देव चौहान ने। और साथ ही साथ दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि मांडलगढ़ को भी हरा दिया था और मांडलगढ़ से कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला अभियान है, इसलिए ये हमें याद रखने की जरूरत है कि हमीर देव चौहान ने जब दिग्विजय की नीति को शुरू किया था तो सबसे पहले इन्होंने भीमरस के अर्जुन को हराया, साथ ही साथ मांडलगढ़ के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया और मांडलगढ़ से कर वसूलना शुरू कर दिया था। ये पहली जीत थी साथियों। इसके बाद हमीर ने आगे बढ़ना शुरू किया। हमीर ने जब आगे बढ़ना शुरू किया तो इन्होंने परमार शासक था भोज, उसे भी हराया। तो हमीर ने परमार शासक भोज को भी हरा दिया था, ठीक है। अर्जुन को हराया। अर्जुन कौन था? भीमरस का शासक था। मांडलगढ़ में आधिपत्य स्थापित किया, वहां से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। परमार शासक था भोज, उसको भी हमीर ने हरा दिया था।
इसके बाद हमीर जो थे वो चित्तौड़ होते हुए आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा इन राज्यों से होते हुए निकले, इन क्षेत्रों से होते हुए निकले और हर एक क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, अपने वीरता का प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से आसपास के जो इलाके थे, खासतौर से उस उत्तर पश्चिम के जो राजपूत क्षेत्र थे, उन सारे के सारे क्षेत्रों को अपने अपने अधीनता में लेके आने का काम किसने किया था? हमीर देव चौहान ने किया था। ठीक है, जो कि जैत्र सिंह या जयसिंह या जयसीमा के पुत्र थे, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भीमरस के शासक अर्जुन को हरा दिया, मांडलगढ़ से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, परमार शासक भोज को हरा दिया। इसके अलावा चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा इन सारे के सारे इलाकों से होते हुए अपनी प्रतिष्ठा को इन्होंने कायम किया। और कहते हैं कि गुजरात का शासक था सारंगदेव। ठीक है, गुजरात का बघेला शासक था जिसका नाम था सारंगदेव। तो गुजरात के इस शासक को भी राणा माफ कीजिएगा, हमीर देव चौहान ने हरा दिया था। इसके अलावा आबू का शासक था प्रताप सिंह। तो आबू के शासक प्रताप सिंह को भी हराने का काम किया था किसने? हमीर देव चौहान ने। तो याद रखेंगे। अब इस तरीके से इन्होंने अपनी दिग्विजय की नीति को पूरा किया था। ठीक है, सबसे शुरुआत कहां से की? तो भीमरस के अर्जुन को हराया, मांडलगढ़ में आधिपत्य स्थापित किया, मांडलगढ़ से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, परमार शासक भोज को हरा दिया, आबू के शासक प्रताप सिंह को हरा दिया, गुजरात के बघेला शासक सारंगदेव को हरा दिया। इसके अलावा चित्तौड़ के बाद में आबू, वर्धनपुर, पुष्कर और चंपा इन राज्यों को में भी अपने जीत का परचम लहराया। और जब ये वापस आए तो वापस आने के बाद में इन्होंने किया कोटिजन्य यज्ञ। ठीक है, कोटिजन्य यज्ञ कहा जाता है। ये यज्ञ जो था ये अश्वमेध यज्ञ की तरह ही होता है। तो इन सारे इलाकों को जीतने के बाद में राणा हमीर ने किया क्या? कोटिजन्य यज्ञ। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, किस शासक ने कोटिजन्य यज्ञ किया था? तो राणा हमीर ने कोटिजन्य यज्ञ किया था। और राणा हमीर कौन थे? तो भाई ये रणथंभौर के चौहान शासक थे। किसके पुत्र थे? जैत्र सिंह के ये पुत्र थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, और जब ये कोटिजन्य यज्ञ हुआ था तो इस यज्ञ के जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वरूप। तो ये भी चीज याद रखने वाली है। तो आबू वाली बात मैंने बताई आपको, गुजरात के सारंगदेव को हराया ये बता दिया। और जब इस अभियान से लौटे तो हमीर ने क्या किया भाई? इन्होंने आते ही कोटिजन्य यज्ञ किया था। और इस यज्ञ को करने वाले पुरोहित का नाम था साथियों क्या? विश्वरूप। ठीक है, तो विश्वरूप उस पुरोहित का नाम था। चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ? अब भैया जब कोई भी शासक, खास तौर से एक ऐसी रियासत जो दिल्ली के नजदीक है, ठीक है, और वो रियासत लगातार मजबूत होती जा रही है, तो ऐसे में दिल्ली में शासन करने वाले जो लोग होंगे उनके मन में हमेशा भय रहेगा कि भाई हमारे ही पड़ोस में एक रियासत शक्तिशाली होती जा रही है, लगातार अपना विस्तार करती जा रही है, और उसका शासक जहां मन करता है वहां आक्रमण करता है और उस क्षेत्र को जीत लेता है। तो ऐसे में दिल्ली के शासकों का भयभीत होना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है वो दिल्ली के ऊपर अटैक कर दे और हमें यहां से भगा दे। तो ये डर था दिल्ली सल्तनत के शासकों के मन में। और हमीर के जो समकालीन शासक थे खिलजी वंश के, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हमीर देव चौहान का जलालुद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के साथ में संबंध कैसा था। तो साथियों ये जो संबंध थे ये संघर्षपूर्ण ही थे, यहाँ टकराव था। क्यों था? क्योंकि दिल्ली वालों को यह भय था कि भाई एक ऐसी रियासत लगातार शक्तिशाली होती जा रही है, क्योंकि एक राजपूत रियासत है और उसका शासक जहां आक्रमण करता है वहीं युद्ध जीत लेता है, उस इलाके में अपनी विजय का परचम लहरा देता है। तो भय था, इसी के चलते इस रियासत को दिल्ली के लिए जरूरी था हर हाल में जीत लेना। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में आक्रमण करवाया रणथंभौर के ऊपर। पहला आक्रमण रणथंभौर के ऊपर किसने करवाया? खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने। कब करवाया? 1290 ईस्वी में। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब उसने आक्रमण करवाया जलालुद्दीन खिलजी ने, तो उन्होंने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया था। झाइन के दुर्ग के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था। और झाइन दुर्ग के बारे में एक कहावत है साथियों कि रणथंभौर दुर्ग को खोलने की कुंजी जिस दुर्ग को कहा जाता है वो दुर्ग कौन सा था? तो रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी जो थी वो झाइन दुर्ग था।
ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। क्या हुआ 1290 में पहला बदलाव हमें क्या देखने को मिलता है, तो भैया 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जाहिन के दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर लिया और उस दुर्ग को उन्होंने जीत लिया। अब जाहिन के दुर्ग को जीतने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी के पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे। क्यों नहीं टिक रहे थे? क्योंकि उसे ये बात पता थी क्या पता थी कि भाई ये जो जाहिन का दुर्ग है ये तो रणथंबोर की कुंजी है। अगर हमने जाहिन के दुर्ग को जीत लिया तो रणथंबोर को जीतना तो और आसान है। तो भाई साहब जलालुद्दीन खिलजी इस बात को जानता था कि भाई जाहिन दुर्ग जो है वो रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी है। अगर जाहिन के ऊपर हमारा कब्जा हो गया तो रणथंबोर को तो यूं आसानी से हम लोग जीत लेंगे। पर देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, सबसे अहम पॉइंट है, जाहिन दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। जाहिन दुर्ग को किसने जीता था 1290 ईस्वी में? तो जलालुद्दीन खिलजी ने जीता था। और ये जलालुद्दीन खिलजी कौन है? तो भैया खिलजी वंश का संस्थापक है, ठीक है। और जिसके पैर अभी जमीन पे नहीं टिक रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इसे ये मालूम है कि ये कुछ ही समय में रणथंबोर के दुर्ग को जीत लेगा। चलिए, तो इसके बाद जाहिन दुर्ग को जीतने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंबोर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। रणथंबोर दुर्ग के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया और ये घेरा एक तरीके से काफी लंबे समय तक ये घेरा वहां डाले हुए पड़े रहे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ये महाशय रणथंबोर के दुर्ग को जीतने में सफल नहीं हो पाए। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और इस बात का वर्णन करते हैं कौन? अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने इस बात का वर्णन किया कि जलालुद्दीन खिलजी ने लाख कोशिशें कर ली, उन कोशिशों के बावजूद भी वो रणथंबोर के दुर्ग को जीत नहीं पाए, उसको जीतने में असफल हो गए, ठीक है। तो अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी इन दोनों ने इस बात का वर्णन किया था। तो जो जलालुद्दीन खिलजी अभी थोड़ी देर पहले खुश था कि भाई जाहिन जीत लिया है, रणथंबोर तो ऐसे चुटकियों में जीत लेंगे, वो क्या हुआ, वो असफल हो गया अपनी योजना में। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। और उस बात का वर्णन किसने किया? एविडेंस क्या है कि भाई उसका उत्साह ठंडा पड़ गया है, वो रणथंबोर को नहीं जीत पाया। तो एविडेंस मिलता है हमें अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी की कृतियों में, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही लिखी थी और अमीर खुसरो ने की कई सारी रचनाएं हैं। तो उन्होंने ये जो वर्णन किया रणथंबोर अभियान का, वो किया था अमीर खुसरो ने फुतुआत, उस पुस्तक का नाम था फुतुआत, माफ कीजिएगा, मिफ्ता उल फुतू में अमीर खुसरो ने वर्णन किया था, ठीक है, किस चीज का? जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का। तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो कौन है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने इस बात का वर्णन किया। और बाद में क्या हुआ कि आखिरी में सुल्तान को, जलालुद्दीन खिलजी को हार मान के, मन मार के उसे ये घेरा उठाना पड़ता है और अपनी सेना को वो आदेश देता है कि चलो भैया दिल्ली वापस चलो, बहुत टाइम हो गया यहाँ पड़े पड़े, इस दुर्ग को जीतना मुश्किल है। लेकिन अब जैसे ही उसने ये आदेश दिया तो क्या हुआ, सेना का भी मनोबल गिरा कि भाई जाहिन हमने जीत लिया, रणथंबोर के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए पड़े हैं और रणथंबोर को भी हम जीत सकते हैं, लेकिन हमने लाख कोशिशें कर ली, मनोबल सेना का टूटा हुआ था, ठीक है। तो अपने लोगों में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने लोगों के उत्साह को, जो उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया था, उस उत्साह को फिर से बढ़ाने के लिए या अपने लोगों के मन में उत्साह पैदा करने के लिए एक स्टेटमेंट दी रणथंबोर दुर्ग को लेके। और वो स्टेटमेंट क्या थी भाई? हकीकत तो ये थी कि ये जीत ही नहीं पाया, वहां फेल हो गया, लेकिन इसने स्टेटमेंट क्या दिया? इसने स्टेटमेंट ये दिया कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। चलो साथियों चलते हैं। तो रणथंबोर दुर्ग के बारे में, जिसे वो जीतने में सफल नहीं हो पाया, उसके बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये दुर्ग क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। तो ऐसे में हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या था, सेखी बघाड़ने वाला काम किया था उसने, ठीक है, अपने लोगों में उत्साह भरने के लिए, लोगों को ये ना लगे कि सुल्तान ही हार गया, हार मान के दिल्ली जा रहा है, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट दे दी। जबकि हकीकत क्या थी, रणथंबोर को जीतना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो ये था अमीर और जलालुद्दीन खिलजी के बीच का एनकाउंटर। ये कब हुआ? तो भाई 1290 में जाहिन के दुर्ग को जीत लिया। रणथंबोर की कुंजी जाहिन दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद में भाई साहब ने घेरा डाल लिया रणथंबोर के दुर्ग का, कई महीनों तक पड़े रहे, रणथंबोर दुर्ग को जीतने के लाख जतन कर लिए लेकिन नहीं जीत पाए। और उसके बाद में जब असफल हुए तो अपनी सेना को आदेश दिया कि चलते हैं वापस दिल्ली
और एक बहुत बड़ी बात कह दी रणथंभौर के दुर्ग को लेके कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं महत्व देता हूं। तो ये स्टेटमेंट जलालुद्दीन खिलजी की थी, कई बार पूछा गया है। कौन से दुर्ग को लेके थी? रणथंभौर दुर्ग को लेके थी। हकीकत क्या थी? तो भाई हकीकत ये थी उस दुर्ग को जीतना आसान ही नहीं था। आप महत्व दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको जीतना कोई हंसी खेल नहीं थी। तो चलिए ठीक है। और ये सारे इंसिडेंट का वर्णन किन दो इतिहासकारों ने किया? तो एक तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया तारीख फिरोजशाही में, और दूसरे जो थे उसका नाम था अमीर खुसरो, जिसने मिफ्ता उल फुतू में इस बात का वर्णन किया था। कौन सी बात? कि भाई जलालुद्दीन खिलजी असफल हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं और आगे। तो अब सुल्तान ने आदेश दे दिया जलालुद्दीन खिलजी ने कि चलो भैया सेना को वापस दिल्ली लौटने के लिए। अब जैसे ही सेना वापस लौटने की शुरुआत करती है, दिल्ली की तरफ कूच करती है, तो पीछे से क्या होता है? राजपूत सेना आती है और फिर से अपनी कुंजी, अपने किले की कुंजी यानी झाइन दुर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। तो जैसे ही सुल्तान की सेना वापस लौटती है, क्या हुआ? सुल्तान की सेना के वापस लौटते ही हमीर की सेना ने फिर से झाइन दुर्ग के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो अल्टीमेटली जलालुद्दीन खिलजी तो हो गया फेल। ठीक है, मिफ्ता उल फुतू जो कि अमीर खुसरो की किताब है या रचना है, और तारीख फिरोजशाही जो कि जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, इन दोनों में इस बात को लिखा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी वाज फेल्ड, ठीक है, टू कॉन्क्वर द फोर्ट ऑफ रणथंभौर। तो वो फेल हो गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब कोई भी शासक जो है वो खाली तो नहीं बैठा रहेगा, हार गया। तो क्या हुआ? 1292 एडी में फिर से कोशिश की। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या? तो बर्नी ने बताया, बर्नी के अनुसार 1292 ईस्वी में सुल्तान ने, कौन सा सुल्तान? जलालुद्दीन खिलजी ने एक बार फिर रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की। ठीक है, अब पिछला जो 1290 में जब अटैक किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, तो थोड़ी जीत नसीब हुई थी कि भाई झाइन के ऊपर अधिकार कर लिया, और वो भी कब तक रहा? जब तक वो वहां थे। जैसे ही गए झाइन फिर से हमीर के नियंत्रण में आ गया। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद 1292 ईस्वी में 1292 एडी में दोबारा अटैक किया जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने, तो इस बार तो और बड़ा चमत्कार हो गया। और वो चमत्कार क्या हुआ कि इस बार तो झाइन दुर्ग को ही नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि झाइन से राजपूत सेना ने बहुत मजबूती के साथ विरोध किया था सल्तनत की सेना का। तो जो पिछली बार जो सफलता मिली थी, इस बार तो वो भी नसीब नहीं हुई। तो इस बात का वर्णन भी जियाउद्दीन बर्नी करता है तारीख फिरोजशाही में कि जब 1292 ईस्वी में सुल्तान ने फिर से आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अधिकार करने की कोशिश की, तो झाइन दुर्ग से बहुत बड़ा विरोध किया गया था। बहुत जबरदस्त तरीके से राजपूत सेना ने सल्तनत की सेना का सामना किया था, और जब इस तरीके का विरोध हुआ तो सुल्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इस बार इस दूसरे अभियान में तो पहले से भी बुरा होता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ। तो वही चीज लिखी कि झाइन दुर्ग में ही राजपूत सेना ने उसका जबरदस्त विरोध किया, इस वजह से सुल्तान की सेना को कैसा लौटना पड़ा? खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक है, और ये बात मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने रेड में कर दिया है कि जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, कौन से फारसी ग्रंथों से मिलती है? तो भैया एक तो मिलती है तारीख फिरोजशाही से, और दूसरी जानकारी मिलती है हमें मिफ्ता उल फुतू से। ठीक है, मिफ्ता उल फुतू ये है अमीर खुसरो की रचना, और तारीख फिरोजशाही ये है जियाउद्दीन बर्नी की रचना। इन दोनों से हमें जानकारी मिलती है जियाउद्दीन बर्नी के रणथंभौर अभियान के बारे में, जिसमें वो टोटली फेल था। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। तो आगे होता है अलाउद्दीन खिलजी और अमीर का एनकाउंटर। 1296 का एक साल था साथियों। 1296 में क्या होता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, और ये विश्व विजय का सपना देखता है, और इसे चाहिए होती है पावर। अब क्योंकि इस समय जो सुल्तान होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी, तो इसका चाचा है। तो चाचा सुल्तान है, तो वो किसी भी बात पे कहीं भी गलती होगी तो क्या करेगा? धमका देगा, डांट देगा। अलाउद्दीन खिलजी को इस तरीके की चीजें पसंद नहीं थी, उसको चाहिए थी सल्तनत की गद्दी, और इसी के चलते 1296 ईस्वी में उसने अपने चाचा को अपने रास्ते से हटा दिया। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की कर दी हत्या, और खुद बन गया दिल्ली का सुल्तान, खिलजी वंश का दूसरा शासक। याद रखेंगे, खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये
दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है उसके ऊपर विराजमान होता है। और उसके बाद इसने अपने विस्तारवादी नीति को शुरू कर दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी जब शासक था उसी समय अलाउद्दीन ने देख लिया था कि भाई हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी रियासत है जो जबरदस्त तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। ठीक है, तो रणथंभौर तो इसके जहन में भी था और इसके जहन में था तो इसको भी खटक रहा था कि कैसे न कैसे करके रणथंभौर के ऊपर तो नियंत्रण करना जरूरी है। दूसरी बात, रणथंभौर का शासक ऐसा था जिसने अपनी जिंदगी में जितने युद्ध लड़े वो सारे के सारे युद्ध जीते अपना अंतिम युद्ध छोड़ के, जिनका नाम था हमीरदेव चौहान। कहते हैं साथियों, अपने पूरे शासनकाल के दौरान हमीरदेव चौहान ने 17 युद्ध किए थे और उन 17 युद्धों में से 16 युद्ध उन्होंने जीत लिए थे। ठीक है, सिर्फ एक अपना अंतिम युद्ध जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में होता है, वो उस युद्ध में उनको वीरगति की प्राप्ति होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये बात जानता था कि भाई मेरा जो पड़ोस में जो राजपूत रियासत है वो ऐसी ही नहीं है और जब तक इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी के ऊपर हमेशा खतरा रहेगा। और मेरी जो विस्तारवादी नीति है, मैं जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा लिए हुए इतना बड़ा हुआ हूं, तो मेरी वो नीति कभी पूरी नहीं हो सकती। तो एक कारण तो ये था कि अलाउद्दीन के दिमाग में रणथंभौर कहीं ना कहीं खटक रहा था। साथ ही साथ कुछ अन्य कारण भी रहे तो जिनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत। हुआ क्या, हम पढ़ने वाले हैं हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो 1296 ईस्वी में क्या होता है, मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है दिल्ली का सुल्तान। और बर्नी ने बताया कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के हमीरदेव चौहान है, इनके बीच में संघर्ष के कई सारे कारण थे। ठीक है, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जिनकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो इन्होंने संघर्ष के कारण दिए। तो इन्होंने पहला कारण क्या बताया, हमीर और अलाउद्दीन के बीच में संघर्ष का जो कारण बताया वो ये बताया कि जो हमीर थे उन्होंने राज कर देना बंद कर दिया था। हमीर ने क्या किया था, राज कर देना बंद कर दिया था। किसको, दिल्ली सल्तनत को। भाई दिल्ली सल्तनत को टैक्स देना बंद कर दिया था किसने, हमीरदेव चौहान ने। एक कारण तो ये रहा बर्नी के अनुसार। बर्नी के अनुसार पहला कारण क्या था कि भाई हमीरदेव चौहान ने दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया था, जो राजकर था वो देना बंद कर दिया। तो इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज था। ठीक है, दूसरा उसने कारण दिया कि हमीरदेव चौहान ने क्या किया था, कुछ मंगोल विद्रोहियों को अपने यहां शरण दी थी। और उन मंगोल विद्रोहियों के दो नेता थे, मोहम्मद शाह और कैबरू। तो इन मोहम्मद शाह और कैबरू को राणा हमीर ने अपने यहां शरण दी थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर से ये कहा कि भाई आप हमारे इन विद्रोहियों को वापस लौटा दो, तो राणा हमीर ने इन विद्रोहियों को वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। क्यों, क्योंकि भाई उनका यह मानना था कि जो शरण में आ गया है, राणा हमीर का यह मानना था, सभी राजपूत शासकों का यह मानना था कि भाई जो आदमी शरण में आ गया है उसकी रक्षा करना ही हमारा परम धर्म है। अब उसको ऐसे बीच में तो नहीं लौटा सकते। तो कहते हैं कि राणा, जो माफ कीजिए, राणा नहीं, सिर्फ हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान जो थे ये अपने स्वभाव से जिद्दी भी थे, हट्टी भी थे, इसलिए इन्हें हट्टी हमीर भी कहा जाता है। जो फैसला कर लिया तो कर लिया, तो जिद्दी थे स्वभाव के। ठीक है ना, अपना हट नहीं छोड़ते थे। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया कि भाई ये मेरी शरण में आए हुए हैं और मैं इनको वापस नहीं लौटा सकता। शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो बर्नी ने कहा कि दूसरा कारण यह भी था कि मंगोल विद्रोहियों को वापस नहीं किया था हमीरदेव चौहान ने, इसलिए भी अलाउद्दीन नाराज था। तो दो कारण देता है बर्नी। पहला तो ये कि भाई हमीर ने सल्तनत को टैक्स नहीं दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। और दूसरा, इसी के साथ साथ हमीर ने मंगोल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे दी, जिनके नाम थे मोहम्मद शाह और कैबरू। और जब अलाउद्दीन ने कहा कि भैया इन्हें वापस लौटा दो, तो हमीर वाज डिनाइड। ठीक है, मना कर दिया कि भाई मैं इन्हें वापस नहीं लौटाने वाला, क्योंकि ये मेरे शरण में आए और इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी शान के खिलाफ है इन्हें लौटाना। तो दो चीज, तो उसी को देख लेते हैं। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण देना, ये भी अपने आप में एक कारण था। और तीसरा एक कारण मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि हमारे ही पड़ोस में एक रियासत जो है वो लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ाती जा रही है, और उस रियासत का नाम है रणथंभौर रियासत। और इस रियासत के जो शासक हैं वो हैं चौहान शासक, और उन चौहान शासकों में जो शासक हैं उनका नाम है हमीरदेव चौहान। तो अलाउद्दीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसमें रोड़ा अटकता था।
रणथंभौर के रियासत की वजह से, क्योंकि कौन चैलेंज कर सकता है, हमीर देव चौहान तब तो शक्तिशाली है। तो ये भी एक कारण था क्या कि रणथंभौर के किले की अभेद्यता, भाई जिसे जीता नहीं जा सकता था। जलालुद्दीन खिलजी ने कोशिश की ना रणथंभौर के किले को जीतने की, और बाद में क्या बोला, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। भाई तू महत्व देगा कहां से, जीत ही नहीं सकता है, वो अभेद्य किला है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात से परिचित था कि ये एक तो रणथंभौर का किला अभेद्य किला है जिसे जीतना आसान नहीं है, साथ ही साथ क्या है कि वो दिल्ली के बिल्कुल पास में है। तो जिस दिन इनका मूड खराब होगा दिल्ली पे चढ़ाई कर देंगे और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे, दिल्ली भी रणथंभौर के शासक के नियंत्रण में आ जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में इस बात का भय था। इसी को चलते साथियों 1299 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं हिंदू वाट का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के बीच में 1299 ईस्वी में हिंदू वाट का युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से 3 सेना नायकों को भेजा गया था जो सेना के सेनापति थे। एक का नाम था नुसरत खां, एक का नाम था उलुग खां और एक का नाम था अलप खां। दूसरी तरफ हमीर के जो सेनापति थे उनका नाम था धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक है, तो जो हिंदू वाट का युद्ध है जो 1299 ईस्वी में हुआ, तो क्या था कि हमीर देव चौहान जो थे वो अपना दिग्विजय अभियान पूरा करके उन्होंने कोटिय जन्य यज्ञ संपूर्ण ही किया था, और यज्ञ पूरा करने के बाद में हमीर देव जो थे वो मुनि व्रत का अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, इसी समय इन्हें समाचार मिलता है कि भाई दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कर दिया है और अब हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, तो ये सूचना जब इनको मिलती है तो अब हमीर खुद तो जा नहीं सकते थे क्योंकि मुनि व्रत धारण किए हुए थे, तो हमीर ने क्या किया, अपने 2 सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को भेज दिया खिलजी सेना का सामना करने के लिए। तो उसी चीज को भी हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो अलाउद्दीन की सेना ने क्या किया, जाहिन दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। जैसे सूचना हमीर तक पहुंचाई जाती है तो वो सूचना ये दी जाती है कि भाई जाहिन के दुर्ग के ऊपर खिलजी सेना ने अपना नियंत्रण कर लिया है और हमें माकूल जवाब देने की जरूरत है। तो हमीर ने भेज दिया धर्म सिंह और भीम सिंह को सेनापति बना के राजपूत सेना का। ठीक है, क्योंकि खुद जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसी समय उन्होंने हमीर ने कोटिय जन्य यज्ञ किया था और उसके बाद में वो मुनि व्रत का अभ्यास कर रहे थे, तो इस कारण से वो स्वयं जा नहीं सकते थे और उन्होंने धर्म सिंह और भीम सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए सेना का सेनापति बना के भेज दिया। और इन दोनों सेनापतियों ने बखूबी बहादुरी का और वीरता का परिचय देते हुए बनास नदी के किनारे किसे हराया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, किसने, भीम सिंह और धर्म सिंह ने। कौन थे, ये थे हमीर देव चौहान के सेना के सेनापति। ठीक है, तो हिंदू वाट के युद्ध में कुछ इस तरीके की चीजें हुई। 1299 में ये युद्ध शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना और राजपूत सेना के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां, उलुग खां और अलप खां ये 3 सेना नायक थे, और यहां से राजपूत सेना में धर्म सिंह और भीम सिंह ये सेनापति थे। हमीर क्यों नहीं लड़ने आते हैं, तो मैंने कारण बताया कि भाई वो मुनि व्रत का अभ्यास कर रहे थे और उसे बीच में छोड़ के आना पॉसिबल नहीं था। इसी के चलते धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा गया, और इन दोनों महारथियों के नेतृत्व में राजपूत सेना ने बनास नदी के किनारे किसे हरा दिया, खिलजी सेना को हरा दिया और पराजित कर दिया। ठीक है, तो बनास के किनारे खिलजी सेना से इनका मुकाबला होता है और हमीर की सेना को यहाँ पे जीत हासिल होती है। ठीक, अब खिलजी सेना वहां से खदेड़ दी जाती है, तो खिलजी सेना लौट जाती है। जब खिलजी सेना वापस लौटती है तो इधर से क्या होता है कि राजपूत सेना भी वापस लौट रही होती है। तो राजपूत सेना जब वापस लौट रही होती है तो धर्म सिंह की जो सेना थी वो आगे थी और धर्म सिंह के पीछे थे भीम सिंह की टुकड़ी। ठीक है, ये भी वापस लौट रहे थे, भी हमीर को ये गुड न्यूज दे दें कि हमने क्या किया है, खिलजी की सेना को यहाँ से खदेड़ दिया है और वो यहाँ से 9-11 हो गए हैं। तो हुआ क्या कि छल का सहारा तो शुरू से ही लेते थे। अलप खां जो था वो पहाड़ियों में छिपा हुआ था एक सैनिक टुकड़ी के साथ में। तो जैसे ही उसे इस बात की जानकारी मिलती है, अलप खान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है, तो वो कुछ सैनिकों के साथ यानी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ में ऊपर पहाड़ियों में छिपा हुआ था। और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि भाई राजपूत सेना वापस लौट रही है, तो वो क्या करता है, पीछे से आके राजपूत सेना के ऊपर हमला कर देता है। तो धर्म सिंह की सेना आगे आगे चल रही थी, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो पाता है।
कि भाई पीछे से कोई अटैक होने वाला है, लेकिन भीम सिंह के नेतृत्व वाली जो टुकड़ी थी वो पीछे थी और उसी के ऊपर अटैक होता है। और ये जो अचानक से हमला होता है, इस अचानक से हुए हमले में भीम सिंह की जो है वहीं मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस हमले में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जब राजपूत सेना वापस लौट रही थी तो पीछे से किसकी सेना आई? अलप खान। कौन है ये? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक। इसकी सेना ने कर दिया हमला और उस हमले में भीम सिंह मारे गए। और इस बात की जानकारी जब धर्म सिंह को होती है और धर्म सिंह जाके इस बात की सूचना देते हैं, किसको सूचना दी? अपने शासक को, अपने राजा को, जिसका नाम था हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान को जब इस बात की सूचना धर्म सिंह ने दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और भीम सिंह की जो है इस धोखे से हुए हमले में हत्या कर दी गई है, तो हमीरदेव चौहान को यह लगता है कि इस भीम सिंह की मृत्यु के पीछे असली गलती जो है वो धर्म सिंह की। ठीक है, तो इस बात के चलते हमीरदेव चौहान धर्म सिंह से नाराज हो जाते हैं और उसको सेनापति के पद से हटा देते हैं। गुस्से में हो जाते हैं। गुस्से में होने के बाद उसे किसे? धर्म सिंह को उस सेनापति की जो गद्दी थी, जो पोस्ट थी, उससे हटा दिया जाता है। और धर्म सिंह का ही एक भाई होता है जिसका नाम है भोज। भोज को नियुक्त कर दिया जाता है। तो हमीर ने धर्म सिंह को इसका जिम्मेदार मान लिया। किसका जिम्मेदार? कि भाई भीम सिंह की जो मृत्यु हुई है, उस पर जो हमला हुआ है, ठीक है, जो अलप खान ने हमला किया है, तो भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? धर्म सिंह जिम्मेदार है। तो धर्म सिंह को उसके पद से हटा दिया गया। कहते हैं कि राणा हमीर ने धर्म सिंह को अंधा ही करवा दिया था, इतना गुस्सा आ गया था उन्हें। और भोज कौन है? ये धर्म सिंह का भाई है। इसे जो है सेनापति बना दिया गया। अब भोज बेचारा मेरी तरह था, ठीक है, वो इस अव्यवस्था को संभाल ही नहीं पाया। वो योग्य नहीं था इस पूरी की पूरी व्यवस्था को संभाल पाने के। तो जब हमीरदेव चौहान को पता चलता है कि भोज जो है वो इस व्यवस्था को संभालने योग्य नहीं है, तो फिर से उन्होंने धर्म सिंह को, क्योंकि सच्चाई तो धीरे धीरे सामने आती है, गुस्सा भी शांत होता है। गुस्सा जब ठंडा हुआ तो हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को फिर से सेनापति अपना नियुक्त कर दिया। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है साथियों कि भोज इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाते हैं और इस कारण हमीर ने फिर से धर्म सिंह को सेनापति बना दिया। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी वो शांत बैठने वाला था ही नहीं। उसने क्या किया? इस फर्स्ट एनकाउंटर के बाद में 1299 हिंदू वाट का युद्ध, इसके बाद में जैसे ही वो खिलजी सेना वापस आती है तो क्या करता है? दोबारा से उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में फिर से उसने अपनी सेना भेज दी रणथंभौर पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन इस बार क्या होता है? इस बार खिलजी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। और जो ये एनकाउंटर होता है खिलजी सेना और राजपूत सेना के बीच में, इस भीषण टक्कर में, इस भीषण संघर्ष में इस बार अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसका नाम था नुसरत खां मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो वो इस युद्ध में मारा जाता है। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हो जाती है? तो रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे, रिपीटिंग सवाल है, बहुत बार पूछा गया। तो अलाउद्दीन ने क्या किया? दोबारा अपने सेनापति भेजे। कौन कौन? उलुग खां और नुसरत खां। ठीक है, किस लिए भेजे? भाई वही रणथंभौर के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ? राजपूत सेना ने माकूल तरीके से जवाब दिया और इस जवाबी हमले में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना नायक जिसका नाम था नुसरत खां वो मारा जाता है। ठीक है, तो नुसरत खां मारा गया। जैसे ही ये समाचार मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को तो वो लाल पीला हो जाता है, गुस्से में तिलमिला उठता है और इस बार उसने क्या किया? खुद ही निर्णय ले लिया कि भाई मुझे ही जाना पड़ेगा। सॉरी, तो वो सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुआ और खुद ही सारी की सारी सेना लेके अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग का घेरा डालने के लिए निकल पड़ा और रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। ठीक है, अब जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान पे आया तो इसके साथ में एक आई विटनेस जो आया था वो था अमीर खुसरो। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अमीर खुसरो ने क्या किया? रणथंभौर अभियान का अपना आंखों देखी वर्णन किया था अपनी पुस्तक में जिसका नाम था खजाइन उल फुतूह। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जिस पुस्तक में वर्णन किया था अमीर खुसरो ने उसका नाम था मिफ्ताह उल फुतूह। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिस पुस्तक में अमीर खुसरो ने वर्णन किया है उसका नाम था खजाइन उल फुतूह। मैं ऐसे ही इन किताबों के नाम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये पूछे गए हैं। और होता क्या है कि हमें पता तो होता है कि अमीर खुसरो ने ये किताबें लिखी हैं, लेकिन हम वहां ये भूल जाते हैं कि भाई कौन सी किताब थी जिसमें जलालुद्दीन के बारे में लिखा
और कौन सी किताब थी जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के बारे में लिखा। तो इसमें डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश करना जरूरी है साथियों। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई बड़ी तोप नहीं है, रिपीटिंग सवाल आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं और वहां पे एग्जाम में सवाल पढ़ते ही हमें पता होता है कि भाई दो ही किताबें थी जिसमें रणथंभौर अभियान के बारे में चर्चा की गई थी, एक था मिफ्ताह उल फुतूह और दूसरी थी खजाइन उल फुतूह। अब उसने क्या पर्टिकुलर पूछ लिया कि जलालुद्दीन का वर्णन, रणथंभौर अभियान का वर्णन कौन सी किताब में है, तो अब हमारे पास आंसर डबल है, हम वहां भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में वर्णन किया है अमीर खुसरो ने, और खजाइन उल फुतूह में वर्णन किया है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में, ठीक है। ये चीज लिखी गई है यहाँ। अलाउद्दीन ने रणथंभौर अभियान का, माफ कीजिए, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान का आंखों देखा वर्णन किस फारसी इतिहासकार ने किया है, तो वो किया था अमीर खुसरो ने। ये भी सवाल पूछा गया। तो अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान का आंखों देखा वर्णन किया अमीर खुसरो ने अपनी कौन सी किताब में, तो उसका नाम था खजाइन उल फुतूह, इसमें इन्होंने अपना वर्णन किया है। अब कहते हैं कि एक वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाले रखा, ठीक है। अब दुर्ग के अंदर ना तो कोई जा सकता है ना दुर्ग से कोई बाहर आ सकता है, क्योंकि दुर्ग के चारों तरफ जो है खिलजी सेना की घेराबंदी। और जब लंबे समय तक किसी भी दुर्ग की, किसी भी सशक्त और समृद्ध दुर्ग की घेराबंदी होती है, तो क्या होता है कि जब भी उनका बाहरी दुनिया के साथ कनेक्शन कट होता है, तो सबसे पहली दिक्कत आती है कि दुर्ग के अंदर जो रहने वाली जनसंख्या है, उस जनसंख्या का भरण पोषण कैसे किया जाए, क्योंकि वो लिमिटेड स्टॉक होते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्टॉक तो होते नहीं। साथ ही वहां पे पशु भी रखे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी घोड़े हैं, गाय हैं, बैल हैं, हाथी हैं, तो इनके लिए चारे की व्यवस्था, फूड एंड फोडर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही एक साल लंबी घेराबंदी होगी, तो धीरे धीरे दुर्ग के अंदर भी जो रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए जरूरी वस्तुएं हैं, उनकी भी कमी होना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ जानवरों, अर्थात माफ कीजिएगा, पशुओं के लिए चारे की भी कमी होना शुरू होगी। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। और इसी के चलते अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में यही होगा कि भाई दुर्ग के अंदर, दुर्ग में जो भी शासक है वो या तो आके सामने वाले के पैरों में गिर जाएगा कि भाई ठीक है, मैं आपका आधिपत्य स्वीकार करता हूँ, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, हमने आपका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, टाइम टू टाइम आपको टैक्स देते रहेंगे, गिफ्ट देते रहेंगे, ठीक है, आपके नाम से यहाँ शासन चलाया जाएगा। एक ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आमना सामना कर लो, जब मरना है भाई, जब समय आ ही गया है, तो क्या होगा, आमने सामने की टक्कर, आमने सामने आया जाए एक दूसरे के और संघर्ष किया जाए, जो युद्ध में जो भी रिजल्ट होगा वो मंजूर होगा, ठीक। तो राजपूत शासक जो थे वो आत्मसमर्पण क्या होता है ये शब्द जानते ही नहीं थे, ठीक है। वीरता, अदम्य साहस, ये उनके खून के एक एक कतरे से यही चीजें बाहर आती थी। तो राजपूत सिर्फ मरना और मारना जानते थे। राजपूत शासक युद्ध में कभी भी पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने इतने लंबे समय तक रणथंभौर के दुर्ग की घेराबंदी करे रखी, तो दुर्ग के अंदर जरूर दैनिक वस्तुओं की कमी आना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद में दुर्ग में यही चीज डिसाइड की गई, यही फैसला किया गया क्या, कि भाई आमने सामने की टक्कर ली जाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब सफल नहीं हो पाता है घेराबंदी से, वो भी उब गया था पड़े पड़े, ऊपर से राजस्थान की ये भौगोलिक जलवायु, ठीक है, गर्मी का मौसम था। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने छल किया, उसने छल कपट का सहारा लिया और क्या किया कि दो सेनापति थे, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल, और एक था सुरजन शाह अधिकारी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का लिया सहारा और उसने क्या किया, हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल को, साथ में एक अधिकारी था सुरजन शाह, इन्हें लालच देके अपनी तरफ मिला लिया। छल कपट, साम दाम दंड भेद। तो अलाउद्दीन खिलजी वो छल करना जानता था, धोखा किया हमीर देव चौहान के साथ। और क्या किया कि भाई धोखे से लालच दिया हमीर देव चौहान के सेनापतियों को, रणमल और रतिपाल को, और उन्हें ये लालच दिया कि तुम्हें किला दे दूंगा जीतने के बाद में, और अपनी तरफ मिला लिया, सुरजन शाह को भी अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, लंबी घेराबंदी चल रही है, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हैं। तो अंतोगत हुआ, लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि भाई अब इन्होंने क्या किया, दुर्ग के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसके
के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि अब माकूल टाइम है और अब आमने सामने की लड़ाई जरूर होगी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी एक विशाल सेना के साथ बाहर पड़ा हुआ था, घेराबंदी डाले हुए। तो अब क्या होगा, अब यही होने वाला है कि हमीर फैसला लेने वाले हैं। लंबी घेराबंदी के बाद में हमीर ने शत्रु से आमना सामना करने का निश्चय कर लिया। अब हमीर देव चौहान ने फैसला कर लिया कि भाई अब टाइम आ गया 1 to 1 आमने सामने होने का। और जब अब समय, उन्हें यह मालूम था कि भाई युद्ध में उनकी जीत निश्चित नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, हमीर की जो पत्नी थी उनका नाम था रंग देवी। रंग देवी के नेतृत्व में किले में रहने वाली जो महिलाएं थी उन्होंने किया जोहर, ठीक है। हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर संपन्न हुआ। और इसके बारे में कुछ विद्वानों का कहना है। क्या कहना है, विद्वानों ने ये कहा कि जो रंग देवी थी उसने क्या किया, दुर्ग में एक तालाब था, पद्मला तालाब, उस पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था, ठीक है। अब दो चीजें हैं, जब हम चित्तौड़ को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया था महिलाओं ने। लगभग 5000 राजपूत स्त्रियों ने चित्तौड़ के किले में जोहर किया था। तो वहां पे क्या हुआ था कि लकड़ियों की चिता बिछाई जाती है और उसमें हवन कुंड की तरह एक तरीके से उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें फिर महिलाएं जो है वो अपना आत्मदाह कर लेती हैं, उसे जोहर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ रणथंभौर की बात करें तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मतलब सिचुएशन वही है, यहाँ जो किया वो थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि वहां तो जलती हुई जो अग्नि है, जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, उसमें आत्मदाह करती हैं महिलाएं, तो उसे जोहर कहा गया। और यहाँ पे जो जोहर हुआ, वहां यहाँ क्या हुआ, यहाँ अग्नि नहीं है, पद्मला तालाब है। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी थी, उन्होंने क्या किया, दुर्ग के अंदर जो पद्मला तालाब बना हुआ था उस तालाब में ही कूद के जो है जल जोहर किया था। तो इसे राजस्थान का प्रथम जल जोहर भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजस्थान का पहला जल जोहर कहाँ हुआ था, तो राजस्थान का पहला जल जोहर रणथंभौर के किले में हुआ था। राजस्थान का पहला जल जोहर किसने किया था, तो राजस्थान का प्रथम जल जोहर किया था हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी ने। याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हो गया। कौन सा वाला जोहर हुआ, तो भैया ये जल जोहर हुआ। कैसे कि जो रानी रंग देवी थी उन्होंने दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर कर लिया था। और हमीर की बेटी जिसका नाम था देवल, देवल ने भी जल जोहर किया था, ठीक है। हमीर की बेटी देवल ने भी जल जोहर किया था। तो अब महिलाओं की कोई चिंता थी नहीं। तो जो राजपूत योद्धा थे उन्होंने अपने सिर पे केसरिया धारण किया और वो निकल पड़े मरने मारने के लिए, मर मिटने के लिए, ठीक है। तो आमना सामना होता है, मुकाबला। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने क्या किया, केसरिया धारण किया और शत्रुओं का मुकाबला किया। और होता क्या है, होता यह है कि हमीर देव चौहान जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के ऊपर कब्जा हो जाता है अलाउद्दीन का, ठीक है। अब राणा हमीर देव चौहान की मृत्यु के संबंध में ना हमीर महाकाव्य में, ठीक है, हमीर महाकाव्य जिसकी रचना की थी नैन चंद्र सूर्य ने, तो हमीर महाकाव्य में एक कथन है कि जब राणा हमीर देव चौहान को ये लग गया था कि भाई युद्ध में किसी भी हाल में जीता नहीं जा सकता, तो ऐसे में हमीर ने क्या किया, हमीर खुद जो है भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष आ जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी तलवार से अपना शीश काट दिया और शीश काट के भगवान शिव को अर्पण कर दिया, ठीक है। इस कार्य को कमल पूजा कहा जाता है, ठीक है। कमल पूजा कर वीरगति पाना कहा जाता है। तो ये भी वर्णन किया गया है किसमें, हमीर महाकाव्य में। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी, नैन चंद्र सूर्य ने की थी। और उस हमीर का महाकाव्य में ये बात लिखी गई है कि जब हमीर देव चौहान को इस बात का एहसास हो गया था कि किसी भी हालात में हम नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसे में वो क्या होता है कि ऐसे में वो आते हैं भगवान शिव के प्रतिमा के समक्ष जो उनके दुर्ग में थी और अपनी तलवार से अपना शीश काट के भगवान शिव को अर्पण कर देते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है कमल पूजा के द्वारा वीरगति प्राप्त करना। तो कमल पूजा के माध्यम से हमीर देव चौहान को वीरगति मिली थी, ये कहा गया हमीर महाकाव्य में, जिसकी रचना नैन चंद्र सूर्य ने की थी, ठीक है। इसामी लिखता है, इसामी ने लिखा, इसामी भी इतिहासकार है, फारसी इतिहासकार, उसने लिखा कि भी इस पूरे के पूरे युद्ध में हमीर के परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका, कोई जीवित मिला ही नहीं,
है ना। अमीर के परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं मिलता है खिलजी सेना को। तो इसामी लिखता है कि अमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका इस रणथंबोर अभियान के दौरान। ठीक है, तो चलिए क्या हुआ फिर 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन का किस पे अधिकार हो गया? रणथंबोर दुर्ग के ऊपर अधिकार हो गया। ठीक है, नुसरत खां पहले ही मारा जा चुका था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासक नियुक्त कर दिया अपने सेनानायक उलुग खां को। याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, उलुग खां को प्रशासक नियुक्त किया गया। कहां का प्रशासक नियुक्त किया गया था उलुग खां को? उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था और रणथंबोर अभियान के दौरान ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। और जब 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग को खिलजी ने जीत लिया, तो जीतने के बाद में उलुग खां को रणथंबोर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना है। किस सेनानायक की मृत्यु हुई थी? तो नुसरत खान की। और रणथंबोर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो उलुग खां को प्रशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उसके बाद में अब बात रही कि वो जो मंगोल सेनानायक थे मोहम्मद शाह और कैबरू, उनका क्या हुआ? तो भाई साहब मोहम्मद शाह और कैबरू ये लड़े थे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। इनके बारे में भी एक रोचक तथ्य बताया जाता है। तो ये घायल अवस्था में थे और जब इन्हें अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया जाता है तो इनसे सवाल किया जाता है। इनसे सवाल क्या किया जाता है? तो इनसे ये सवाल किया जाता है कि क्योंकि घाव इनके लगे हुए थे मोहम्मद शाह और कैबरू के, तो अलाउद्दीन उनसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा इलाज करवा दूं और तुम्हें जीवन दान दे दूं तो तुम क्या करोगे? ये मंगोल सेना नायक हैं मोहम्मद शाह और कैबरू। इनसे जब पूछा गया, जिन्हें हमीर देव चौहान ने शरण दी थी, तो अब युद्ध की समाप्ति के बाद में इनको बंदी बनाया जाता है, तो ये घायल अवस्था में थे, दर्द से कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि अगर मैं तुम्हारा इलाज करवा दूं, तुम्हें जीवन दान दे दूं, तो तुम क्या करोगे? तो भाई साहब इन्होंने भी तड़ाक से जवाब दिया कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे। तुम्हारी मतलब अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले तो हम तेरी हत्या करेंगे, उसके बाद हम हमीर देव के किसी भी वंशज को रणथंबोर की गद्दी पे बिठा के उसकी सेवा करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में भी जवाब ऐसा है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा इलाज करवा देता हूं दोनों का। अल्टीमेटली तो थे तो तुम मेरी साइड ही, भाग के यहाँ आगे थे। अब तुम्हारा जो रक्षक था वो वीरगति को प्राप्त हो चुका है। तो जवाब यही था कि सबसे पहले ठीक होते ही सबसे पहले हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद रणथंबोर की गद्दी पे हमीर के किसी वंशज को बिठाएंगे और आजीवन उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इस जवाब से इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसने मोहम्मद शाह और कैबरू की हत्या करवा दी। ठीक है, अब नंबर आता है रणमल और रतिपाल का। रणमल और रतिपाल, जिनको इसने लालच दिया था, लालच क्या दिया था कि भाई तुम मेरा साथ दो, चौहान साहब का साथ छोड़ दो, मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हें किला दे दूंगा। तो रणमल और रतिपाल को सामने लाया जाता है अलाउद्दीन के, और अलाउद्दीन उनसे भी यही पूछता है, उनसे भी यही कहता है, मतलब उनको तो सीधा स्टेटमेंट उसने यही कहा कि भाई जब तुम अपने स्वामी के नहीं हो पाए, जो तुम्हारे धर्म का था, शायद धर्मी था, जब तुम उसके नहीं हो पाए, उसके उसका साथ नहीं दे पाए, तो तुम मेरा साथ कैसे दे सकते हो? ठीक है, जब तुम अपने स्वामी के नहीं हो पाए तो तुम मेरे किसी कभी भी नहीं हो सकते हो। तो ये बात क्या है, रणमल और रतिपाल की भी ये हत्या करवा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये चीज याद रखेंगे, मैंने बता दिया। मोहम्मद शाह, कैबरू, इनकी टिकट कट गई, हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, पर इनका जवाब बड़ा बेबाक था। रणमल और रतिपाल के बारे में अलाउद्दीन खिलजी का जो सोच थी वो बड़ी सटीक थी कि जो अपने स्वामी के नहीं हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के क्या होंगे, इसलिए इन दोनों की हत्या करवा दी। ठीक है, और ये सारा इंसिडेंट कौन देख रहा है आंखों से? अमीर खुसरो। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने सारी चीजें अपने आंखों से देखी थी। ठीक है, तो इस विजय के बाद में अमीर खुसरो क्या लिखता है कि भाई कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया है, क्योंकि भाई अल्लाह रणथंबोर किला जो कि राजपूत शासकों के अधीन था, तो इस्लाम के अलावा जो भी दूसरे धर्म के लोग थे उन्हें अमीर खुसरो ने क्या कहा? कुफ्र का। तो कहा कि आज इस कुफ्र का घर, क्योंकि अब अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में आ गया था रणथंबोर का किला, तो कहा कि कुफ्र का घर आज इस्लाम का घर हो गया। तो ये स्टेटमेंट कौन देता है? अमीर खुसरो। कब देता है? जब अलाउद्दीन का रणथंबोर के किले के ऊपर आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ये चीज भी याद रखेंगे। ठीक है, और कहा जाता है कि हमीर की वीरगति के बाद में ही रणथंबोर से चौहान शाखा का जो शासन था वो भी समाप्त हो जाता है। तो हमीर के साथ ही रणथंबोर के चौहानों का राज्य भी समाप्त हो जाता है। तो साथियों ये था
दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के बीच में संबंध। तो मुख्यतः याद रखेंगे हमीर देव चौहान के बारे में, जो पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है ये, और छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल कौन कौन से हैं, तो भाई एक तो यही आता है कि भाई कब कब्जा किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले को किस समय जीता। दूसरा, रणथंभौर का किला जीतने के बाद अलाउद्दीन ने किसे यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का वर्णन कौन करता है, किस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या चीज की किस दिन कब्जा कर लिया था, किन लोगों को लालच देकर अलाउद्दीन ने अपनी तरफ मिलाया था, कौन मंगोल नेता थे जिनको शरण दी थी हमीर देव चौहान ने। ठीक है, कोटियाजन्य यज्ञ किसने किया था। जब पहला एनकाउंटर होता है तो किसे सेना नायक बना के हमीर ने खिलजी सेना के खिलाफ भेजा। तो तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटिंग क्वेश्चन है। ठीक है, किस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। ठीक है, किस दुर्ग को जो है रणथंभौर दुर्ग का कुंजी कहा जाता है। जैसे जालोर के दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है, उसी तरीके से रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी जहांग दुर्ग है। तो साथियों ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही हम नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सजेशन और फीडबैक के लिए कमेंट्स करें, वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें, और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप उसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।